आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सबसे पहली बात उस मुद्दे की जिसे लेकर संसद के निचले सदन में आज दिन भर गहमा गहमी चलती रही। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल 2021 को पास किया। गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी की तरफ से बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। इस दौरान उन्होंने सदन में कहा कि पिछले 2 सालों में जम्मू और कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हुआ है। सरकार की ओर से राज्य के विकास के लिए कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। सदन को सरकार बिल के फायदे गिना रही थी तो वहीं विपक्ष वार प्रतिवार कर रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बाद मोर्चा संभाला। अमित शाह ने अपने लंबे भाषण के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जमकर निशाने साधे। जम्मू कश्मीर को लेकर कैसे अमित शाह ने विपक्ष को सीधी चुनौती दी, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है। शाह का 370वां कांग्रेस को लकवा गया मार। तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। कश्मीर पर सोनिया सेना मांगे 17 महीने का हिसाब। सत्रह साल के कांग्रेस शासन पर साधा मौन। पांच अगस्त 2019 कश्मीर के इतिहास की वो तारीख जब सूबे को 370 के दंश से मुक्ति मिली थी कि जम्मू और कश्मीर मोदी सरकार का वो फैसला जिसने एक प्रधान एक विधान की परिकल्पना को साकार किया। लेकिन जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हटी, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कई विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि 370 हटाने के फैसले को जल्दबाजी में उठाया गया कदम भी करार देते रहे हैं और संसद में कई बार कश्मीर को लेकर हिसाब मांग चुके हैं। लेकिन शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जब कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगा तो पूरी पार्टी की बोलती ही बंद हो गई। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। अगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी है? कश्मीर को लेकर सरकार के लिए गए फैसले को विरोधी हिंदू मुस्लिम से जोड़कर पेश करते आए हैं, लेकिन ओवैसी जैसे सरकार विरोधियों को गृह मंत्री ने कैसे खामोश किया, उसकी भी वानगी देखी। सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूँ ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी। अपने विरोधियों की बोलती बंद करने में गृह मंत्री का कोई सानी नहीं है। शनिवार को संसद में जैसा नजारा था कुछ वैसा ही उस वक्त भी था जब सदन में वो 370 हटाने के फैसले का प्रस्ताव पेश कर रहे थे और कुछ नेता चुटकी ले रहे थे। पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल पास हो रहा था तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर 370 को लेकर कश्मीर को झूठे सपने दिखाने के आरोप मढ़े, जिसका जवाब
अधीर रंजन चौधरी को गृह मंत्री ने कुछ इस कदर दिया। पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। यानी जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का क्रांतिकारी फैसला लिया गया है, जम्मू कश्मीर ने उमंगों की नई उड़ान भरी है, खुशहाली के रास्ते पर अग्रसर है। लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर और बाहर इस अहम मुद्दे पर राजनीति हो रही है, वो काफी दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अनुच्छेद 370 को हटाने के मसले पर लोकसभा में आज गहमागहमी रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक जो बहस है वो ओवैसी बनाम शाह रही। हम आपको बताते हैं कि ओवैसी ने क्या सवाल पूछे और अमित शाह ने उसका क्या जवाब दिया। बिंदुवार तरीके से हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले ओवैसी ने यह पूछा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा। अमित शाह ने जवाब दिया है कि सही समय पर राज्य का दर्जा देंगे। अब सही समय कब आएगा इसकी हालांकि खुलकर जानकारी नहीं दी है गृह मंत्री ने। ओवैसी ने सवाल पूछा कि सरकारी नौकरी में मुस्लिम कम क्यों हैं। इस पर गृह मंत्री का क्या जवाब था। सरकारी अफसरों को भी धर्म में बांटेंगे क्या। सीधा आरोप ओवैसी पर अमित शाह ने लगाया कि ये सरकारी नौकरियों को भी धर्म के आधार पर बांटने जैसा है। अब ओवैसी का तीसरा सवाल क्या था। केंद्र कश्मीर कैडर को खत्म कर रहा है। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह जवाब दिया है कि आपके मन में सब कुछ हिंदू मुस्लिम है। यानी कि यहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी को अमित शाह ने कटघरे में खड़ा किया है और इस सवाल के जवाब में कहा कि सब कुछ हिंदू मुस्लिम के पैमाने पर नहीं तोलना चाहिए। कश्मीर से 370 हटा तो वहां पर विकास की रफ्तार तेजी पकड़ रही है, लेकिन ये कुछ मुल्कों को चुभ रहा है और ये कोई और नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो भारत को अस्थिर करने के सपने देखता रहता है। अब इमरान के इस देश ने भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी का सबसे बड़ा सिपह सालार, जिससे पूरा पाकिस्तान है परेशान। डोभाल के खिलाफ नापाक साजिश। आतंकी बोला, हर साजिश को खोला। एनएसए अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जिससे पाकिस्तान के आतंकी तो कांपते ही हैं, इमरान सरकार भी खौफ में रहती है, क्योंकि वहां के हुक्मरान जानते हैं कि डोभाल का ये दिमाग ही जिसकी बदौलत पाकिस्तान अब तक कई मोर्चों पर हिंदुस्तान से मुंह की खाता आया है। चाहे वो उरी हमले का बदला हो, एयर स्ट्राइक या फिर कश्मीर में आतंक के हर प्लान को फेल करना, पाकिस्तान से बॉर्डर पर बढ़त हो या फिर इंटरनेशनल जीत, इन सारे प्लान के पीछे भी डोभाल का दिमाग ही माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस नाम को मिटाने के लिए बार बार सपने देखता रहता है। पाकिस्तान के आतंकी पिट्ठुओं ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही कुचक्र रचा। दरअसल जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने पाकिस्तान की साजिश का एक सनसनीखेज खुलासा किया है। आतंकी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान कैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले की फिराक में रहता है। इसके लिए बाकायदा डोभाल के दफ्तर की रेकी कराई गई। रेकी की कई अहम वीडियो पाकिस्तान भेजे गए। ये वीडियो आतंकी संगठन जैश के हैंडलर्स को मुहैया कराए गए। आतंकी हिदायतुल्लाह ने यह भी बताया कि उसने खुद ही कई वीडियो पाकिस्तान में आतंकियों को भेजे हैं। अगर इस दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों में अगर ऐसा हो सकता है डोभाल साहब के साथ, तो मैं समझता हूँ कि भारत के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, और चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो सब भी पूरे खतरे में हैं, ये मैं मानता हूँ। यानी भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार के खिलाफ बहुत अहम जानकारियां पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। क्योंकि अगर एनएसए के दफ्तर की पाकिस्तानी रेकी करा चुका है तो ये बड़े खतरे की आहट हो सकती है। लेकिन डोभाल के खिलाफ साजिश रचने वाले हिदायतुल्लाह कौन है, ये भी जानना जरूरी है। हिदायतुल्लाह मलिक आतंकी संगठन जैश का कमांडर है। लश्कर मुस्तफा नाम के आतंकी संगठन का सरगना भी है। 6 फरवरी को पुलिस ने हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार किया
आतंकी हिदायतुल्लाह को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से बड़े पैमाने पर गोला बारूद मिले थे। यानी सोपिया के रहने वाली टेररिस्ट हिदायतुल्लाह की कुंडली बहुत खतरनाक है, लेकिन उसने जो खुलासा किया है वो उससे भी खौफनाक। इसलिए पाकिस्तान के इस नापाक प्लान के बाद एनएसए डोभाल के घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से की सिक्योरिटी से संबंधित जो खबर आई है वो काफी अचंभित करने वाली और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मैं समझता हूं। जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि 6 फरवरी 2021 को उन्होंने अनंतनाग के पास से जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसके जो फ्रंट संगठन जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है लश्कर-ए-मुस्तफा, उसके टॉप लीडर हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया। भले एनएसए के घर और दफ्तर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन जो जानकारियों और सुराग पाकिस्तान पहुंचाने का आतंकी हिदायतुल्लाह ने दावा किया, अगर वो सच है तो ये वाकई कान खड़े करने वाली बात है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर एनएसए के दफ्तर की रेकी कैसे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिर एनएसए अजीत डोभाल जैश के निशाने पर क्यों हैं, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा और हम आपको लिए चलते हैं इतिहास में। दरअसल मसूद अजहर को 1994 में गिरफ्तार किया गया था। 1994 में अजीत डोभाल ने ही उससे पूछताछ की थी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बौखलाया हुआ है जैश। इसके साथ ही डोभाल ने स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग की थी, ये भी आपको मालूम है। ये भी जैश के बौखलाने की वजह है। स्ट्राइक पे जैश के कई आतंकवादी मारे गए थे और इसीलिए जैश के निशाने पर अब डोभाल हैं। तो अब हम आपको एक और अहम खबर की तरफ लिए चलते हैं जिस पर बहुत बवाल मच रहा है। रिंकू शर्मा हत्याकांड से दिल्ली सन्न है। मामले में पुलिस की तफ्तीश तेजी से चल रही है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया है, लेकिन रिंकू के परिवार का कहना है कि हिंदू होने की वजह से रिंकू को मार दिया गया। रिंकू हत्याकांड पर सियासी दलों में कैसे बयानें खिंची हुई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। दिल्ली में युवक की हत्या पर सियासत हाई। बीजेपी ने आप पर मुआवजे का दांव चला। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आम आदमी पार्टी का गृह मंत्री शाह पर हमला। दिल्ली के मंगोलपुरी में जिस रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जिन सियासतदानों को आवाज उठानी चाहिए थी, वो इंसाफ की लड़ाई के बजाय सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनके रहते हुए एक हिंदू लड़का अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ नहीं बचा। उनके इलाके में उनके नाक के नीचे राहुल राजपूत इनकी पुलिस की चौकी के सामने जिंदा नहीं बचा। केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके। उन्होंने रिंकू की मौत के मामले में सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफा भी मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है इन हत्याओं में। उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही है और उनकी पुलिस इन हत्याओं को होने दे रही है, सामने होने दे रही है। क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर भाजपा का? क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर अमित शाह का? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर उस राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान मत लो। ये राजनीति नहीं चलेगी कि आप हमारे बच्चों को, अब आप हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मरवाओगे कि आपकी राजनीतिक रोटियां जो है सेक सको। आपके बीजेपी पर आघात जारी हैं, तो वहीं बीजेपी कैसे पीछे रहती?
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रिंकू के परिवार वालों को दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की। दिल्ली के मंगोलपुरी की रिंकू शर्मा के मर्डर कांड के बाद से तमाम संगठन उनके घर पे आने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, लेकिन वहीं तमाम हिंदू संगठनों ने रिंकू के घर के पास रह रहे नसीमुद्दीन के घर में तोड़फोड़ करते हुए वहां तक आगे बढ़े और उन गुस्साए लोगों ने पूरे घर के अंदर जाकर पूरा टीवी फ्रिज सब तोड़ डाला। यानी मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी और आप में जोर आजमाइश जारी है तो एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मामले को अखलाक से जोड़ते हुए केजरीवाल पर तंज कस दिया। कंगना ने ट्वीट किया, प्यारे केजरीवाल जी, मुझे उम्मीद है कि आप रिंकू शर्मा के परिवार से भी मिलेंगे और उन्हें सपोर्ट देंगे। आप एक राजनेता हैं, उम्मीद है कि स्टेट्समैन भी बने। रिंकू की हत्या पर सियासी नफा नुकसान के दांव-पेच के बीच जो सच सामने आया है वो बहुत डराने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रिंकू को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने राम मंदिर निर्माण को लेकर मार्च निकाला था। वो हर मंगलवार को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाता था और इन्हीं वजहों से वो आरोपियों के निशाने पर लंबे वक्त से था, जिसका अंजाम 11 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है कि क्या राम नाम पर रिंकू की हत्या की गई। हम आपको इस घटना से जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है ये जानना आपके लिए जरूरी है। रिंकू की बेरहमी से उसके घर वालों के सामने ही हत्या हुई। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि जय श्री राम बोलने पर हत्या की गई है। राम मंदिर का चंदा जुटाने से आरोपी नाराज थे, ऐसा परिवार का कहना है। हालांकि पुलिस ने ऐसे किसी भी एंगल से इनकार किया है। पुलिस का क्या कहना है? रेस्टोरेंट के झगड़े में रिंकू की हत्या हुई है, ये शुरुआत से ही पुलिस इस मामले में कह रही है। लाठी, डंडे और चाकू लेकर भीड़ ने हमला किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बुधवार की रात को घर से निकालकर रिंकू की हत्या हुई। बहुत ही जघन्य अपराध, और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे सीधा लग रहा है कि कितनी बेरहमी से बदमाशों ने रिंकू शर्मा की हत्या की है। आरोपियों ने अस्पताल में जाकर भी रिंकू को मारा, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या नाम है? दानिश, इस्लाम, मेहताब, जाहिद और इन पर यह आरोप है कि इन्होंने ही रिंकू की हत्या की है और इन 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से ये हत्या की वारदात हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। रिंकू शर्मा हत्याकांड पर राजधानी में सियासी पारा हाई है तो वहीं दिल्ली हिंसा की जांच को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम आज लाल किले पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की इस टीम के साथ हिंसाकांड के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह थे। दोनों से इस दौरान पुलिस ने कई सवाल जवाब किए तो वहीं लाल किले पर हिंसा के सीन को रिक्रिएट भी किया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरा मामला और कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। लाल किला कैसे हुआ था हिंसा से लाल? दिल्ली पुलिस ने किए गुनहगारों से सवाल। हिंसा का सीन रिक्रिएट, बाकी भी जाएंगे जी। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा का जो रक्त चरित्र दिखा था, ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर जो हुड़दंग हुआ था, गणतंत्र के एक एक गुनहगार को पुलिस उनके वाजिब अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। इसी कड़ी में हिंसा के 2 आरोपियों दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को पुलिस शनिवार को लाल किला लेकर पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। लाल किले पर सीन रिक्रिएशन से पहले दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम उस रूट पर भी ले गई जहां से वो लाल किले में भीड़ के साथ दाखिल हुए थे और हिंसा के तांडव को अंजाम दिया था। लाल किले पर करीब 1 घंटे की सघन पड़ताल में क्राइम ब्रांच की टीम ने इकबाल सिंह और दीप सिद्धू से क्या क्या समझने की कोशिश की है आपको बताते हैं। 26 जनवरी को लाल किले के किस किस हिस्से में गए, जिस हिस्से में गए वहां क्या क्या और कैसे अंजाम दिया। ट्रैक्टर मार्च के दिन भीड़ अचानक कैसे लाल किला पहुंची। इकबाल सिद्धू के साथ कितने लोग लाल किले पर आए थे। भीड़ को उकसाने के लिए दोनों आरोपियों ने क्या किया। आपको बता दें कि भीड़ को उकसाने के आरोप में दीप सिद्धू और इकबाल सिंह पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर हैं
और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला में उपद्रव मचाने वाले 4 और संदिग्धों की पहचान की है। बताया जा रहा है कि इन हुड़दंगियों के बारे में जानकारी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पूछताछ के दौरान ही पुलिस को मिली है और इन्हीं ने भागने छिपने में दोनों की मदद की। अभी तो इकबाल और दीप सिद्धू के 4 संदिग्धों की कुंडली खुली है। कई ऐसे भी शरारती तत्व हैं जिनकी पुलिस को तलाश है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा के बाद ये लोग अलग अलग रास्तों से अलग अलग जगहों पर फरार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।